नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बुक्स फंडा में आप सबका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लेखक अमीश त्रिपाठी द्वारा कृत सीता मिथिला की योद्धा का भाग 6 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीता मिथिला की योद्धा, लेखक अमीश त्रिपाठी, भाग 6। सीता और समीची किले की बाहरी दीवार के किनारे पर बैठी थीं। सीता आगे बढ़कर नगर के चारों ओर की गहरी खाई को देखने लगी। वो बहुत ही गहरी थी। ऐसा पहली बार नहीं था जब वह सोच रही थी कि नीचे गिरना कैसा लगता होगा। क्या उससे तकलीफ होती होगी? क्या वो तुरंत ही अपने शरीर को छोड़कर निकल जाएंगी? क्या वो सच में मुक्त हो जाएंगी? मृत्यु के बाद क्या होगा? ये बचकाने सवाल उनके मन में क्यों आ रहे थे? सीता, खामोशी को तोड़ते हुए समीची फुसफुसाई। वो काफी देर से साथ बैठी थी। उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि विचलित सीता की नजरें दीवार पर लगी हुई थीं। समीची सीता का दर्द समझ सकती थी। आखिरकार अपनी माँ की मृतदेह को अग्नि दिए हुए अभी एक ही दिन तो बीता था। अपनी हाल ही में हुई कम लोकप्रियता के बावजूद भी लगभग पूरे साम्राज्य में अपनी रानी सुनैना के लिए शोक मनाया जा रहा था। सिर्फ सीता ही नहीं, बल्कि पूरी मिथिला ने अपनी माँ को खो दिया था। सीता ने जवाब नहीं दिया। सीता, अचानक से चेतना ने साथ दिया। समीची ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सीता के आगे कर दिया। किसी अनकहे डर को रोकने की कोशिश की। बुरे ख्यालों की ताकत को समीची बहुत अच्छी तरह समझती थी। सीता ने ना में सिर हिलाया, अनावश्यक सवालों को अपने मन से झटकते हुए। समीची फिर से फुसफुसाई। सीता। सीता ने बेध्यानी से कहा, खुद से ही। माँ हमेशा की तरह सही थी। मुझे एक साथी की ज़रूरत है। समीची की सांसें अटक गईं। वो सोचते हुए कि सीता ने उनके लिए कोई योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा कि सीता उसी बारे में बात कर रही थी जो सुनैना भी मिथिला के लिए चाहती थी, और जो मरती हुई रानी के कर्मों ने उनसे कहलवाया था। लेकिन वास्तव में सीता उनसे जूझ रही थी, जो काम उन्हें मलयपुत्र प्रमुख ने सौंपा था। सीता ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर पड़े हुए निशान को छुआ। खून से ही ली गई उस शपथ को याद करते हुए जो विश्वामित्र ने उन्हें याद दिलवाई थी। उन्होंने खुद से कहा, मैं प्रभु रुद्र और प्रभु परशुराम की सौगंध लेती हूँ। समीची ने ध्यान नहीं दिया कि सीता ने पहली बार प्रभु परशुराम के नाम पर शपथ ली थी। आमतौर पर राजकुमारी हमेशा प्रभु रुद्र के नाम पर शपथ लेती थी, लेकिन वो कैसे इस बदलाव पर ध्यान दे सकती थी? उनके अपने विचार भी बटे हुए थे, अपने प्रभु इराइवा के नाम पर। क्या सीता मुझे मिथिला में सहायक अध्यक्ष बनाना चाहती थी? इराइवा कृपा करें, इराइवा प्रसन्न होंगे। सुनैना की मृत्यु को साल भर हो गया था। 16 साल की सीता ने राज्य के प्रशासन को भली प्रकार से संभाल रखा था, लेकिन उन्होंने अपना शासन सुनैना की सलाह पर बनाए गए प्रशासक दल पर ही चलाया था और अपनी माँ की प्रणाली और संस्थान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा सिर्फ समीची को पुलिस प्रमुख बनाने का ही किया था। ऐसा भी भूतपूर्व प्रमुख की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु की वजह से किया गया था। मलयपुत्र कप्तान जटायु अपनी बात रखते हुए अपने सैनिकों के साथ सीता की परछाई बने हुए थे। उन्हें सीता का अंगरक्षक बनने का कार्य सौंपा गया था। सीता को इस अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन एक परछाई को भला कोई कैसे अलग कर सकता है? उन्हें जटायु की गुजारिश मानते हुए मिथिला का पुलिस बल में भी कुछ मलयपुत्र सैनिकों को भर्ती कराना पड़ा था। दरअसल उन्हें जटायु की गुजारिश को मानते हुए मिथिला के पुलिस बल में भी कुछ मलयपुत्र सैनिकों को भर्ती कराना पड़ा था। उनकी वास्तविक पहचान सबसे छिपाई गई थी, यहाँ तक कि समीची से भी। वो सीता के पीछे रहते थे हमेशा। पिछले साल में सीता जटायु पर बहुत भरोसा करने लगी थी, लगभग एक भाई की तरह। वह मलयपुत्रों के उन वरिष्ठ अधिकारियों में से थे जिनसे सीता की नियमित रूप से बात होती थी, और एकमात्र वही ऐसे इंसान जिनके साथ वो अपनी विष्णु भूमिका की जिम्मेदारियों पर बात कर सकती थी। मुझे भरोसा है कि आप समझोगे, है ना जटायु? सीता ने पूछा। सीता और जटायु मिथिला से 1 घंटे दूर एक खाली पड़े चूड़ी के कारखाने में मिले थे। सीता के मलयपुत्र अंगरक्षक उनके साथ आए थे। मलयपुत्र के पुलिस बल के रूप में जटायु ने उन्हें बताया था कि विश्वामित्र उनके अगस्त्यकूटम आने की राह देख रहे थे। मलयपुत्रों की राजधानी अगस्त्यकूटम भारत के सुदूर दक्षिण में एक गुप्त नगर था। उनकी भूमिका के लिए कुछ समय प्रशिक्षण दिया जाना था। उसके बाद अगले कुछ साल वो अपने गृहनगर मिथिला में रह सकती थी, जिनमें आधे साल उन्हें सप्त सिंधु की भूमि को समझने के लिए घूमने में बिताने थे। हालांकि सीता ने जटायु को बताया था कि वो अभी मिथिला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी वहाँ बहुत सा काम किया जाना बाकी था। मिथिला को स्थापित और सुरक्षित करना था। कुशध्वज को मिल रही धमकियों के सामने अभी कुछ भी काम नहीं किया जा सकता था। हाँ मेरी बहन, जटायु ने कहा, मैं समझता हूँ आपको मिथिला में कुछ साल अभी और बिताने होंगे। मैं यह संदेश गुरुजी तक पहुँचा दूंगा। मुझे यकीन है कि वो भी समझ सकेंगे। दरअसल यहाँ पर किया गया आपका काम ये तो एक तरह से आपके मकसद का ही प्रशिक्षण ही है। धन्यवाद, सीता ने कहा।
उन्होंने उनसे कुछ ऐसा पूछा जो वो कब से पूछना चाह रहे थे। वैसे मैंने सुना था कि अगस्त्यकूटम रावण की लंका के बहुत नज़दीक है। क्या यह सच है? हाँ है तो, लेकिन आप चिंता मत करो, वहाँ पूरी तरह से आप सुरक्षित रहोगी। वह एक गुप्त नगर है और रावण उसके बारे में जानते हुए भी वहाँ हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। सीता को अगस्त्यकूटम की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। उन्हें कोई और ही बात परेशान कर रही थी, लेकिन उन्होंने आगे कोई और सफाई नहीं मांगने का फैसला किया, कम से कम अभी के लिए। आपने सोच लिया है कि धन का क्या करना है? जटायु ने पूछा। मलयपुत्रों ने मिथिला को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बड़ी राशि दान में दे दी थी, जिससे सीता तेजी से मिथिला में अपना अधिकार स्थापित कर सकें। लेकिन मिथिला के लिए छप्पर फाड़कर प्राप्त होने वाली मदद थी। मलयपुत्र इसे धर्मार्थ दान कहते थे, जो ज्ञान को समर्पित और ऋषियों का सम्मान करने वाले नगर को दिया जाता था। किसी को भी इस आकस्मिक मदद से आश्चर्य नहीं हुआ था। महान ऋषि, क्यों संत राजा जनक की ज्ञान नगरी का पोषण नहीं करना चाहोगे? दरअसल मिथिला में अक्सर मलयपुत्रों का आना जाना लगा रहता था और खुद महर्षि विश्वामित्र भी कई बार उनके नगर में आए थे, जिसमें निवेश किए जाने की ज़रूरत थी। एक तो उस सड़क का निर्माण जो मिथिला को संकर्षा से जोड़ती, और दूसरी परियोजना थी झुग्गियों के स्थान पर सस्ते, स्थायी और रहने योग्य घरों का निर्माण। सड़क से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जटायु ने कहा, जो नगर के लिए संपदा और लेकर आएगा। ये मुनाफे का निवेश रहेगा, लेकिन ये संपदा अधिकांशतः पहले ही धनी लोगों के खातों में जाएगी। हो सकता है उसमें से कुछ अपनी संपदा के साथ व्यापार को प्रोत्साहित करने वाले दूसरे नगरों में रहने ही चले जाएंगे। सड़क बनने से हमारी संकर्षा के बंदरगाहों पर निर्भरता खत्म नहीं हो जाएगी, ना ही मेरे चाचा की मिथिला पूर्ति बंद कर देने की चाहत को कम कर पाएंगे। हमें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होना पड़ेगा। सच है, दूसरी ओर झुग्गियों के पुनर्विकास की परियोजना गरीब लोगों को स्थायी निवास मुहैया कराएगी। इससे शहर के मुख्य द्वारों की गंदगी भी साफ हो जाएगी और यातायात के लिए खुली जगह भी मिल जाएगी। गरीबों की वफादारी भी मिल जाएगी। उनका मिथिला में बहुमत है। उनकी वफादारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी बहन। सीता मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता कि गरीब हमेशा वफादार रहते हैं। जो वफादारी में समर्थ हैं वफादार रहेंगे, जो नहीं है वो नहीं होंगे, भले ही मैं उनके लिए कुछ भी कर लूँगी, जिससे स्थानीय लोग उत्पादक कार्यों से जुड़ेंगे। ये अच्छा होगा। सच है, मेरे पास इस परियोजना से जुड़े कुछ दूसरे विचार भी हैं जो स्वावलंबन बढ़ाने में कारगर होंगे। कम से कम खाने और दूसरी ज़रूरतमंद चीज़ें तो पूरी हो पाएंगी। मुझे लगता है आपने पहले ही मन बना लिया है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अंतिम रूप से कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें किसी की सलाह और मशवरा ज़रूर लेनी चाहिए। मेरी माँ भी ऐसा किया करती थी। वो उल्लेखनीय महिला थी। हाँ वो थी। सीता मुस्कुराई। वह एक पल झिझकी, जटायु को ध्यान से देखा और फिर दूसरा संवेदनशील मुद्दा उठाया। जटायु जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जब भी आपका मन करे आप पूछ सकती हैं महान विष्णु, जटायु ने कहा। मैं कैसे जवाब नहीं दूंगा? महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच क्या समस्या है? जटायु खेदपूर्वक मुस्कुराए। आप में उन चीज़ों को खोजने की खास योग्यता है जो आपको नहीं खोजनी चाहिए। वो चीज़ें जो गुप्त ही रहनी चाहिए। सीता शांत निर्मलता से मुस्कुराई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जटायु जी। नहीं है, ये जवाब नहीं है बहन। जटायु हंसे। सच कहूँ तो मुझे भी इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। महर्षि विश्वामित्र के सामने महर्षि वशिष्ठ का नाम तक लेना समझदारी नहीं है। अच्छी प्रगति है। सीता फुसफुसाई। वो मिथिला में प्रभु रुद्र के मंदिर के बगीचे में खड़ी नगर की झुग्गियों के पुनर्विकास के काम को देख रही थीं। कुछ महीने पहले ही सीता ने मिथिला के दक्षिणी दरवाजे की तरफ की झुग्गियों को तोड़कर उनके स्थान पर स्थायी घर बनाकर गरीबों को देने का आदेश दिया था। ये घर मलयपुत्रों द्वारा दिए गए धन से बनवाए जा रहे थे, जो गरीबों को मुफ्त में दिए जाने थे। समीची अपने प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रशंसा से संतुष्ट थी। अब पारंपरिक कदम उठाते हुए सीता ने नगर के अभियंता के बजाय इस परियोजना को निर्धारित राशि में पूरा कराने की जिम्मेदारी पुलिस बल के प्रमुख को सौंपी हुई थी। सीता जानती थी कि पुलिस बल प्रमुख हर शहर हर काम पर बारीकी से नज़र रखती थी और अपने हाथों से काम निकलवाना जानती थी। साथ ही झुग्गी में रहने के अनुभव की वजह से समीची वहाँ रहने वाले लोगों की समस्याओं से भरी प्रकार परिचित थी। हालांकि उन्होंने काम करवाने की जिम्मेदारी समीची को सौंपी थी, लेकिन फिर भी सीता परियोजना की योजना और शिल्प निर्माण में सजगता से भाग ले रही थी। उन्होंने कई सलाहकारों और झुग्गी में रहने वाले प्रतिनिधियों से बात करके ये निर्णय लिया था। वास्तव में वो एक आविष्कारक समाधान पर काम कर रही थी, जिससे न सिर्फ उनकी रहने की ज़रूरत पूरी हो सके बल्कि जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों की पूर्ति हो सके। झुग्गी वाले कुछ महीने के लिए अपनी जगह खाली करना ही नहीं चाहते थे। उन्हें प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं था। उन्हें ये भी लगता कि ये परियोजना सालों साल चलती रहेगी और इस तरह उन्हें लंबे समय तक बेघर रहना पड़ेगा। दूसरा, उनमें से बहुत से
लोग ऐसे थे जो वहमी भी थे और चाहते थे कि उनका नया घर ठीक नहीं बनवाया जाएगा जहाँ उनका पुराना घर था। इस तरह से गलियों को ठीक तरीके से बनवाए जाने की कोई भी जगह नहीं बच रही थी। मूल झुग्गी में कोई गलियाँ नहीं थीं, बस बेतरतीबी से बने हुए गलियारे थे। सीता इसके नायाब समाधान पर सहमत हुई थी। मधुमक्खी के छत्ते जैसा ढांचा बनाया जाएगा जिसमें घर अपनी सभी दीवारें साझा करते रहे हों। इसके कई फायदे थे। पहला तो बाहरी और अंदरूनी दीवारों का बीच का जो क्षेत्र सुरक्षा कारणों से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, उसका बेहतर उपयोग किया जा सकता था और साथ में कृषि की उत्पादकता भी बढ़ेगी। इससे झुग्गी वालों को अतिरिक्त कमाई का साधन भी मिलेगा। नगर में ही कृषि विकसित करने से हमले के समय में खाद्य सुरक्षा का आश्वासन रहेगा। वैसे भी अविकसित मिथिला पर शायद ही कोई हमला करता। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मिथिलावासी इससे खाने, औषधि और दूसरी चीज़ों में स्वावलंबित हो पाएंगे। इससे संकर्षा के पोत नगर पर उनकी निर्भरता कम होगी। समीची ने सीता को चेताया था कि इससे नाराज होकर कुशध्वज उन पर सैन्य आक्रमण कर सकता था, लेकिन सीता को इसमें संदेह था। मिथिला के संत राजा पर सैन्य आक्रमण को राजनीतिक रूप से सही ठहराना उनके चाचा के लिए मुश्किल होता। इससे संभवतः संकर्षा के नागरिकों के बीच में विद्रोह भी हो सकता था। इसके बावजूद भी किसी भी बुरे समय के लिए तैयार रहने में समझदारी होती है। सीता उपन्यास के पहले के भाग सुनने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर चेकआउट करिए। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हाँ, इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।